So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में, दैट इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो प्रतिज्ञा सीरीज एकदम बढ़िया से चल रही है, जहां पर जेईई मेंस जेईई एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। और आई होप इससे पहले लॉगरिथम हुआ, पिछले दिन हमने किया है सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 1, तो आई होप आपने उससे काफी चीजें सीखी होंगी और अब आपको काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से ये सीरीज चलने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और आई होप आप सबके नोट्स निकल आएंगे, आप सबने लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। नोट्स बनाइए, देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स को मिस करते हो ना तो आप काफी चीजें मिस करते हो, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, काफी अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने बोला था कि मैं अपने कोटा के नोट से आपको सवाल और कोटा के नोट से ही मैं आपको काफी सारी चीजें एक तरीके से आप समझिए कि उन्हीं के नोट्स मैं आपको दूंगा। तो जो मैंने पढ़ा है और जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो A to Z कंटेंट यहां पर होगा। कई बच्चों के सवाल आते हैं कि क्लास 11th में हूं क्या सर फॉलो करूं, क्लास 12th में हूं सर ड्रॉपर हूं क्या फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल करिए फॉलो। और हमारा एक एम है कि हम दिसंबर तक क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। भले ही आप इसको कह सकते हो कि 2026 के लिए हम यहां पर ये लेक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन 2025 वाले भी अगर आपके बैकलॉग्स है तो प्लीज इसको फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि हम यहां पर पूरी तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं और हम हर चीज आपको हर कंटेंट यहां पर देना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अपने नोट्स निकाल लीजिए और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए आज के सवाल करने के लिए। लेक्चर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला। चलिए अब देखिए, हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा था, हमने काफी सारी चीजें सीखी थी, हमने जनरल टर्म सम ये सारी चीजें, उस पर कई अच्छे क्वेश्चंस भी करे थे। अब कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं जो कि एपी की होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें यह बोला है कि अगर इन एन एपी sum of equidistant terms from both the ends remain same throughout the series। तो होता क्या है, एक एपी सीरीज में सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ दी एंड। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि A1 और A2 और A3, ऐसे करते करते आप जा रहे हैं लेट्स से A8 A9 और A10 तक, ठीक है। ये 10 टर्म आपने लिए, तो ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस प्लेसेस पे जो सम आएगा, यानी कि आप अगर A1 का A10 के साथ सम करोगे, देखो इक्विडिस्टेंट है दोनों क्या एंड से इक्विडिस्टेंस है, क्या लिखा है फ्रॉम बोथ दी एंड। ये पहला है, वो लास्ट से भी पहला है, तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी एंड होना चाहिए। जैसे A2 की अगर बात करोगे तो A2 यहां से सेकंड है और A9 उधर से सेकंड है, तो दोनों अपने अपने एंड से सेकंड है। तो यहां पर क्या होगा, उसका सम A1 प्लस A10 का सम, A1 प्लस A10 का सम क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, A2 प्लस A9, ठीक है। ये कहता है पहला वाला प्रॉपर्टी। चलिए ये आपको समझ में आ गया। ऐसी A3 प्लस A8 ऐसी A4 प्लस A7 इक्वल होंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या बोला है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड या फिर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नॉन जीरो सेम नंबर, देन द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो एन एपी। ये क्या कहना चाह रहा है, देख लीजिए। अगर आपके पास कोई एपी है, लेट्स से A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, तो अगर आप इसमें कुछ चीज ऐड करते हो सारे टर्म्स में, ध्यान रखिएगा यहां सारे टर्म्स में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए, सारे टर्म्स में। यानी कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। अगर A1 प्लस बी कर रहे हो तो आपको A2 प्लस बी ही करना है। अगर आप A1 माइनस बी कर रहे हो तो A2 माइनस बी ही करना है, सो ऑन। पूरे सीरीज में आपको सेम नंबर ऐड और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट एपी आएगा, देखिए यहां से भी एक सीरीज तो आएगी, एक रिजल्टेंट सीरीज आएगी। आप सेम चीज ऐड करो, सेम चीज सब्ट्रैक्ट करो, सिमिलर चीज आएगी, तो वो जो सीरीज आएगी वो भी एक एपी ही होगी, वो भी एक एपी ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि टर्म्स बदल जाएंगे, बट स्टिल इट विल कंटिन्यू टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया, ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आया? चुंबक चिपक रहा है कि नहीं ये बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए क्या बोला है प्रॉपर्टी नंबर 3। ये कह रहा है कि अगर A1 A2 A3 A4 एंटिल AN तक आप जाइए इज एन एपी, और कह रहा है कि B1 B2 B3 B4 से लेते लेते BN तक जाइए, अगर ये दोनों एपी हैं, तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 एंड सो ऑन, या फिर A1 माइनस A2 A2 माइनस B2, ऐसे करके देखिए क्या हो रहा है। या तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, A1 और क्या A1 क्या B1, ठीक है। तो A1 B1 या फिर A2 B2 ये जुड़ गया, ये दोनों आपस में, ठीक है। ऐसे ही A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 A3 माइनस B3। सो बेसिकली इफ यू हैव टू एपीज, लेट्स से AN वाला और एक BN वाला, तो इफ यू डू AN प्लस BN और AN माइनस BN पूरी सीरीज में,
तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक क्या होगा, एपी होगा। वो रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक एपी होगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया सब लोग को, क्लियर है, इजी है। यानी कि दो एपीज को आपस में ऐड भी करेंगे साइमल्टेनियसली या फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो रिजल्टेंट वाला भी एपी ही आएगा। समझ में आया। चलिए अब आते हैं, and if any term of an AP is equal to the half of the sum of the terms equidistant from it, तो कोई भी जो AP है ना, कोई भी जो AP है वो इक्वल होता है half of the sum of the terms equidistant from it। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका क्या मतलब है, चलिए इसको बताता हूं मैं। अगर आपके पास A1 A2 A3 till AN है, ठीक है, AN है, तो अगर आपको लेट्स से A5 लिखना है, A5 लिखना है, तो A5 को आप क्या लिख सकते हो, उससे इक्वल दूरी पे दो नंबर लेने हैं, तो A5 से इक्वल दूरी पे A1 होगा, ठीक है। देखिए A5 एक काम करते हैं, यहां पे A5 बना लेते हैं, ठीक है। देखिए A3 A4 A5 और A5 से उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, देखिए यहां पे मैं पैरेलल बना दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। चलिए तो यहां से A5 से A1 तक कितना डिस्टेंस है, A4 A3 A2 A1। तो अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो क्या क्या आएगा, A6 A7 A8 और A9, यानी कि आपको इक्वल डिस्टेंस भी लेना है। तो अगर आप A5 लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट A5 एज व्हाट, A1 प्लस A9 बाय 2। इक्वल डिस्टेंस पे दो टर्म उठाइए और बाय 2 कर दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपको A8 लिखना है और A2 के टर्म्स में लिखना है, अगर A8 को A2 के टर्म्स में लिखना है तो क्या होगा, A8 इज इक्वल टू A2। तो आप कितना पीछे, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 और आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 यानी 9 10 11 12 13, A2 प्लस A13 बाय 2। समझ में आया। यानी कि आपको कोई भी टर्म लिखना है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, एनी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। देखिए मैं हट जा रहा हूं, फोटो लीजिए और लिखिए जो बोलता जा रहा हूं। ये जो साइड में लिखता जा रहा हूं उसको भी पॉज करके लिखिए, ठीक है। नोट्स बनाइए। ये प्रतिज्ञा सिर्फ इसीलिए नहीं है कि भाई वीडियो डाल दी, बच्चे ने देखा चलेगा, नहीं यार, इसको बनाओ, इसको लिखो। ये सारे प्रॉपर्टीज कई बार एज अ क्वेश्चन में यूज आ जाते हैं, पता नहीं चलेगा यूज कहां पे है, बट यूज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब 5वीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा अपने नोट से ताजा निकाला है, इसका काम सबसे ज्यादा आता है। चलिए देखिए क्या बोला है, इफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को लेना है, अगर आपको 3 टर्म लिखना है किसी भी एपी में, तो आप हमेशा क्या करते, देखो आपके दिमाग में आएगा ए ले लेते हैं, ए प्लस बी ले लेते हैं, ए प्लस 2d ले लेते हैं। बट जनरली आपको लेना क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। समझ में आया। ट्राई करिए कि आप ये 3 लें, ठीक है। आपको कभी अज्यूम करना पड़े 3 टर्म, तो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले 3 टर्म अज्यूम करिए। समझ में आया। इससे क्या होता है कि आगे चल के अगर उसने कहा कि द सम ऑफ 3 टर्म्स, तो वहां पे क्या होगा, अब जब इन तीनों को ऐड करोगे तो डी कैंसल हो जाता है। बस यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। सिमिलरली अगर 4 टर्म बोले तो रादर देन टेकिंग व्हाट, ए प्लस डी, a plus 2d और a plus 3d, you should take what? You should take a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। उससे क्या होगा, ये सारे d कैंसल हो जाते हैं, समझ में आया। जब आपको बोलेगा सम ऑफ दीज टर्म्स या कुछ भी कहा तो डी कैंसल हो जाता है। सिमिलरली 5 टर्म्स के लिए और सिमिलरली 6 टर्म्स के लिए। देखिए इसको रटना नहीं है, एक आइडिया है आपको यहां से लेना है, इसको रटना नहीं है, एक आइडिया ले लीजिए यहां से कि कितने टर्म्स होंगे तो हम कैसे बनाकर लिख सकते हैं। हो सकता है 8 टर्म्स के लिए आ जाए, हो सकता है 10 टर्म्स के लिए आ जाए, तो आपको इस तरीके से बनाना है rather than टेकिंग ये चीज, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कोई फायदा नहीं होगा, वो डी इतना बढ़ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो अब देखो ऑड में तो बहुत आसान है, एक टर्म एक आएगा ही। ऑड अगर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो एक टर्म एक आएगा ही, लेकिन अगर इवन होगा जैसे 6 4, तो आप इस तरीके से उस चीज को बना सकते हो। ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। यहां तक चुंबक चिपका है, कमेंट सेक्शन में लिखो कि चुंबक चिपक गया है सर, चुंबक चिपक गया है, बहुत मजा आ रहा है सर। ठीक है, अगर नहीं चिपक रहा है तो फिर से एक बार देखो, और उसके बाद नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या नहीं समझा। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे ना, ऐसे चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस, फाइंड Sn। चलिए
ढूंढते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए 3 टर्म्स बोला है, मेरे दिमाग में आ गया कि मैं क्या करता हूं, एक ले लेता हूं a माइनस डी, एक ले लेता हूं a और एक ले लेता हूं a प्लस डी। और बोला है कि वो जो इंक्रीजिंग एपी, ये इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी से क्या बताया था, मैं याद है आपको फर्स्ट डे पे, इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या बताया था, यानी कि इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहां तक तो क्लियर है ना भाई, ये सब सारी प्रॉपर्टीज मैंने कराई है क्लास में यार, ये मत बोलना कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे हो गया सर, नहीं यार, ये सारी चीजें बताई हैं। चलिए तो आपके पास है क्या, 4x³ माइनस 24x² प्लस 23x प्लस का क्या 18। समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि रूट्स जो है, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या है, ये 3 टर्म्स है। तो देखिए हमारे को SN निकालना है, SN निकालने के लिए हमें 2 ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ठीक है, SN बोल दिया है, SN बोल दिया है, इसका ये मतलब है कि हमें n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए निकालना है। तो हमें n तो चाहिए नहीं भाई, हमें n तो चाहिए नहीं, बोलिए n चाहिए क्या, हमें n नहीं चाहिए, क्योंकि n ही तो निकालना है। तो a और d के लिए सारी मशक्कत करनी है। चलिए सारी मशक्कत कर लेते हैं। देखिए ये तीनों का अगर मैंने ये 3 लिए हैं तो मुझे सम तो चाहिए। तो अगर मैं लिखूं a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तो ये किसके बराबर होगा, क्यूबिक इक्वेशन में। ये देखिए ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। क्यूबिक इक्वेशन में जब हम सम ऑफ रूट्स करते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। याद आया, माइनस बी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोएफिशिएंट्स याद आया। तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 24 बाय क्या 4। समझ में आया। तो ये क्या दे देगा, इज इक्वल टू 6। समझ में आया। तो ये डी एंड डी गेट्स कैंसल, 3 आ गया 6, तो ए क्या आ गया 2। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। कॉन्सेप्ट क्या लगा है, क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया वो लगा है। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, एडिशन ऑफ रूट्स किया या सम ऑफ रूट्स किया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स किया। अब क्या और हम क्या कर सकते, और क्या कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का, देखिए माइनस b बाई ए, फिर c बाई ए और माइनस d बाई ए। ये आपको याद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस d बाई ए। d क्या है, ये नंबर, ये नंबर देखिए ध्यान से, d ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 बाय a क्या है 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 9 बाय 2। समझ में आया, समझ में आया। और a क्या निकला था, देखिए पिछली स्लाइड पे a निकला था 2। ठीक है, a निकला था क्या 2, तो 2 माइनस d इंटू 2 प्लस d एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 9 बाय 2 हो गया। अब क्या करना है भाई, यहां 2 है, इसको उधर ले जाइए, इसको लिख दीजिए क्या 4 माइनस डी स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 9 बाय 4। ये 2 को मैंने इधर नीचे भेजा है। ठीक है, समझ में आया। चले अगले स्लाइड पे। ठीक है, एक मिनट। अब यहां से 4 माइनस डी स्क्वायर अगर माइनस 9 बाय 4 है तो डी स्क्वायर माइनस 4 को 9 बाय 4 रख सकते हैं। देखिए डी स्क्वायर माइनस 4 को 9 बाय 4 रख दिया, यहां से इसको इधर भेजे। 4d स्क्वायर इज इक्वल माइनस 16 इज इक्वल टू 9। 4d स्क्वायर क्या आ गया 25, तो d स्क्वायर क्या आ गया 25 बाय 4। तो यहां से d क्या आ गया बच्चों, d स्क्वायर अगर 25 बाय 4 है तो d क्या आएगा, देखिए d क्या आएगा, d विल कम इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 5 बाय 2। ये चीज समझी, ये कैसे निकला, समझ में आया। अगर हमारे पास d स्क्वायर माइनस 4 ये आया, d हमारा प्लस माइनस 5 बाय 2 आया। अब अगली स्लाइड पे हमने एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, ये चीज कि अगर ये इंक्रीजिंग एपी है, सब देखो सब क्वेश्चन में लिखा रहता है, बस इंग्लिश में लिखा होगा या मैथ्स में आपको समझना है। इंक्रीजिंग एपी बोला है भाई, तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, d विल कम इक्वल टू 5 बाय 2 एंड d विल कम इक्वल टू व्हाट, माइनस का 5 बाय 2। तो आपको कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 5 बाय 2 वाली नहीं लेनी है। सिंपल, समझ में आया। हमारे पास d आ गया, a आ गया, तो हम नहीं निकाल पाएंगे क्या सम। चलिए इसको मिटाते हैं, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लीजिए कि हमारे पास क्या क्या है। d हमारे पास क्या है 5 बाय 2 और a क्या आया था हमारा बच्चों, देखिए a क्या आया था 2 आया था, हो गया। बस हमारे पास दोनों चीजें हैं। SN का फॉर्मूला बोलिए, SN का फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, सम ऑफ AP, सम ऑफ एन AP क्या होता है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, यहां से क्या आ गया n/2 को तो नहीं चेंज कर सकते, ऐसे नहीं पूछा है उसने, 2a क्या हो गया 4 प्लस n-1 इंटू 5/2। आंसर यही है, थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस 2 को यहां ले आइए तो ये हो जाएगा n/4 और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 5n-5। तो बेसिकली जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा n/4 और यहां से क्या आएगा 3 प्लस 5n। समझ में आया, समझ में आया, यही है आपका आंसर, यही था आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, भले ही थोड़ा लेंदी है। लेंदी क्यों पड़ा, क्योंकि हम ए निकालना था, डी निकालना था, थोड़े कॉन्सेप्ट लगे, फैक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट लगे, ये आ गया। समझ में आया, सारी चीजें इजी है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अगले साइड पे बढ़ते हैं, ठीक है, बड़े चलिए 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 एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, फाइंड ए एंड डी, फाइंड ए एंड डी। चलिए करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ऑब्वियसली हमें दिख गया, ए लेना है, एक a माइनस डी लेना है और एक a प्लस डी लेना है। तो ये क्या आ जाएगा 27 के बराबर, d से d गया, 3a कितना आ गया 27, तो a कितना आ गया 9। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आई। चलिए अब क्या बोला है, अब क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, देखिए a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 293। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए यहां से एक a स्क्वायर आएगा, यहां से एक a स्क्वायर आएगा, यहां से एक स्क्वायर आएगा, 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से d स्क्वायर और वहां से d स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 293। अब कहोगे सर यहां से प्लस माइनस का 2ad भी तो आएगा, अरे तो यहां से भी तो एक प्लस 2ad आएगा, दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ। पहले देखिए, पहले हमने क्या करा, पहले हमने सम निकाला, सम 27 के बराबर किया, a की वैल्यू आ गई क्या 9, वहां से हमने क्या लिखा, फिर हमने बोला कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो उनका जो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तीनों टर्म्स का, दैट इज इक्वल टू 293। हमें वहां से ये चीज मिल गई। अब कुछ नहीं है, यहां से क्या करना है, a की जगह a रख दीजिए, 81 इंटू 3 243 होता है मेरे हिसाब से, बोलिए सही बोल रहा हूं या नहीं। ये देखिए 9 9 जा 81, यहां रखेंगे, चलिए रख लेते हैं, 81 इंटू 3 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। यहां तक क्लियर है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो ये 243 उधर जाके इसको 50 बना देगा, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है। 81 इंटू 3 इज 243, दैट विल गो ऑन दैट साइड, 293 माइनस 243 कितना हो गया 50 बचा, तो 2d स्क्वायर 50 आ गया। अगर 2d स्क्वायर 50 आ गया, 2d स्क्वायर 50 आ गया, तो यहां से d स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 50/2, ठीक है, 50/2 होगा ना बच्चों, 50/2, तो यहां से क्या आ जाएगा 25, तो यहां से d क्या आ गया प्लस माइनस 5 आ गया, बोलिए प्लस माइनस 5 आ गया। यहां कुछ लिखा है क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बोला है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, फाइंड a एंड d। हमें सिर्फ a एंड d निकालने बोला था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई बात नहीं करी है। a 9 आ चुका है और d क्या आया है प्लस माइनस 5, ठीक है, समझ में आया। तो हमें बोला था a और d निकालने के लिए, हमने a निकाल दिया 9, d हमने लिख दिया क्या प्लस माइनस 5, क्योंकि हमें इसने कुछ बोला ही नहीं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या फिर कुछ नेक्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म, कुछ बोलता तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। हमें बोला ad निकालो, हमने a और d निकाल के इसके सामने रख दिया, चीजें क्लियर हो गई। यहां तक बोलिए चुंबक चिपकता जा रहा है या नहीं, चुंबक चिपकता जा रहा है या नहीं, चलिए 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 चलिए, ओके, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ जीपी, इनटू द वर्ल्ड ऑफ जीपी। जीपी क्या है सर, ये क्या है जीपी, जीपी क्या है, जीपी क्या है, चलिए मजाक दूर करते हैं। एपी कर लिया हमने, ठीक है, एपी आपको एक तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इससे पहले एपी की सारी प्रॉपर्टीज, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन लिया। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रतिज्ञा सीरीज के अंदर मैं पर्सनली ये चीज फॉलो कर रहा हूं कि मैं आपको पहले पूरा का पूरा एक प्रॉपर नोट्स अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद लास्ट में हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेन एडवांस के। तो जिन्होंने लॉगरिथम अच्छे से फॉलो किया था उनको पता है कि जेईई मेन एडवांस पे एक प्रॉपर लाइव सेशन आने वाला है जिसमें मैं सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस के सवाल डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अब जीपी पे बात करते हैं। तो जीपी क्या है, in a sequence
देखिए उसमें याद है आपको, इन अ सीक्वेंस इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रेसिडेंट टर्म वाज इक्वल इन ईच केस, तो क्या उसको एपी बोलते थे। इस केस में इन अ सीक्वेंस इफ रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस देन इट्स कॉल्ड अ जीपी। उसमें कॉमन क्या था, डिफरेंस, इसमें क्या बोला, रेशियो। इसका क्या मतलब है सर, देखो अगर a1 a2 a3 till an if they are called a gp, if they are called a what, gp, तो इसका क्या मतलब है, इसके कॉमन रेशियो को देखना होगा, यानी कि a2 by a1 is equal to what, a3 by a2 is equal to what, a4 by a3। ये सारे इक्वल थे, ये सारे टर्म्स, ये सारे रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी कि एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म का रेशियो अगर थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सीक्वेंस इक्वल है, उसमें क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, आपको याद है उसमें क्या करते थे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ऐसे चलता था। ये एपी का केस था। इसमें क्या है, रेशियो, रेशियो यानी कि उसका कॉमन रेशियो होना चाहिए कुछ, एंड ये सारे रेशियो विल बी इक्वल टू समथिंग कॉल्ड आर। ठीक है, देखिए इसमें एक ही चीज डिफरेंट है, एक ही चीज डिफरेंट है, उसमें कॉमन डिफरेंस था, उसमें एक फर्स्ट टर्म था, उसमें ये सारी चीजें थी। इसमें भी फर्स्ट टर्म है, इसमें भी सम निकालना है, इसमें भी जनरल टर्म निकालना है, बस इसमें डी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें आर होगा। समझ में आया, इसमें आर होगा, दैट इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। इस पे और डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, अगर आपको अभी क्लिक नहीं करा है तो पहले समझते हैं जनरल टर्म ऑफ अ जीपी कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा, आपको याद होगा उसमें कैसे निकालते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालते थे। ठीक है, दैट वाज द केस ऑफ एपी। ठीक है, अब बात करते हैं जीपी के अंदर क्या होता है। तो Tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन। यही है आपका जनरल टर्म फॉर अ जीपी। देख लीजिए एक बार, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया, ये है क्या, जनरल टर्म, जनरल टर्म। इसके अंदर a तो आपको पता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या होता है, जो भी nth टर्म आप निकाल रहे हो यही होता था, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। समझ में आया, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है nth टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये चीज, बोलिए क्लियर है तो बताइए। तो r क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको समझाया, दैट इज द रेशियो बिटवीन एनी नंबर टू इट्स प्रीवियस नंबर इन अ सीक्वेंस। और अगर ये चीज पूरा कंटिन्यू हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। नाम ही लग रहा है कॉमन, कॉमन। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये है आपका क्या, Tn। इससे आपका Tn निकलता है, यानी कि अगर आपको पहला टर्म चाहिए तो वो तो a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एपी में क्या होता था, एपी में a तो अगला a प्लस डी, तो अगला क्या होता था, a प्लस 2d। समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें d नहीं आता था, एक छोटा d से एक छोटा, मतलब यानी कि 0d ऐड होता था, 0d। इस केस में ये सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1d ऐड हो रहा है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 टर्म ऐड हो रहा है, 1 माइनस 1d ऐड हो रहा है। ये सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1d ऐड हो रहा है। ये थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1d ऐड हो रहा है, यानी कि एक छोटा जो टर्म आ रहा है, अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 0, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 1d ऐड हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस केस में बात करें तो फर्स्ट टर्म तो a होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 माइनस 1। देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 r ऐड हो रहा है। ये क्या है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो इस केस में आप यहां देखोगे, यहां n माइनस 1 या n माइनस 1 का सारा खेला है, n माइनस 1। यहां पर कोई चीज ऐड नहीं हो रही, यहां पर उस नंबर का, उस r का पावर ऐड हो रहा है। बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस 1 0, r की पावर 0 1 होता है, दैट्स व्हाई सिर्फ a आया। बट क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, आप 2 माइनस 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, r की पावर 1 होता है r, तो ये हो जाएगा ar। ठीक है, सिमिलरली अगर थर्ड टर्म हुआ तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो क्या आ जाएगा, ar स्क्वायर। बोलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, चुंबक चिपक गया तो बता दीजिए। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म होगा उससे एक छोटा वाला पावर r के ऊपर लग जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 0, इसलिए r के ऊपर पावर 0 था तो सिर्फ a आया। ये सेकंड टर्म है तो सेकंड 2 माइनस 1 r के ऊपर आया, सो दैट्स व्हाई ar बना। थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 2 ar स्क्वायर बन गया। समझ में आ गया सारी चीजें, तो ऐसे आपको यहां पर इस चीज को लिखना है। चलिए अगला स्लाइड पे,
अब आ रहा है सम ऑफ अ जीपी। सम ऑफ अ जीपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप कैसे सारे जीपीस को ऐड करोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए, Sn इज एक्चुअली इक्वल टू, इसको देखिए, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, यहां माइनस वन नीचे में है, अपॉन r माइनस वन। बस यही है, बस यही है। समझ गए क्या आप? समझ गए क्या आप? समझ गए क्या आप? ये है आपका सम ऑफ अ जीपी। Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन नीचे है, यानी कि ये पूरा r की पावर n एक टर्म है, माइनस उसमें से वन करना है। नीचे r की पावर में कुछ नहीं आता, सिर्फ r माइनस वन आता है, यानी कि जो भी आपका कॉमन रेशियो को उसमें से माइनस वन करना है। यही क्या है आपका सम। इसमें आपको सारी चीजें पता है। r क्या है कॉमन रेशियो, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऐड करने वही आपका Sn हो जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए चुंबक चिपक चुका है सर, चुंबक चिपक चुका है। टाइम स्टैम्प के साथ ये चीजें आपको लिखते रहनी है। तो ये सम ऑफ अ जीपी इस फॉर्मूले से आ जाता है। ठीक है, अब कैसे आएगा सर? मान लीजिए एक इजी सा ले लेते हैं, 2 4 8 16। आपको बस ये चार टर्म है, आपको निकालना है। एक बार इसको नॉर्मली ऐड करिए, क्या आता है? 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 16 क्या आएगा? 30। यानी कि इसका सम 30 आना चाहिए। इस फॉर्मूले से आता है कि नहीं, देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, देखिए a क्या है इसमें? 2 है, तो 2 लिख दिया। r क्या है? r क्या है? देखिए कितने कितने से बढ़ रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 2 2 2 2, यानी कि r क्या होगा? 2। नंबर कितने हैं? 4 नंबर है, तो पावर 4, -1 नीचे में और 2 - 1 नीचे में। यहां से 2 - 1 नीचे तो 1 ही बन गया, यहां पे 2 2 रह गया। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 16 - 1 क्या हो जाएगा? 15/1, दैट इज इक्वल टू क्या? 30। देखिए सेम चीज आ गई ना, सेम चीज आ गई ना। वो फॉर्मूला है, ये तो इजी था इसलिए आप ऐड कर पाए। ऐसे अगर 100 टर्म वाले जीपी आ जाए तो कहां से ऐड करोगे भाई? समझ में आया? चुंबक चिपका। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। ओके ओके ओके, आई होप आपको ये दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही है तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये मेरे नोट्स का सवाल है। ऑब्वियसली हम इस सीरीज के अंदर काफी सारे वो सवाल करने वाले जो बहुत अच्छे हैं और डायरेक्ट फ्रॉम कोटा टपके हैं। तो चलिए, find 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं। Find 4 numbers forming a GP, 4 नंबर जो GP फॉर्म कर रहे हो, in which the third term is greater than, जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर है किससे? फर्स्ट टर्म से by 9, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? थर्ड -1 क्या है? 9। और जो सेकेंड -4 है, यानी कि सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। तो ये चीज आपको करनी है। यानी कि इसने बोला है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, यानी कि T3 - T1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 9। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, T2 - T4 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 18। बस ये चीज हमको दे दी। इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले तो T1 क्या होगा, T3 क्या होगा? T3 क्या होगा बताइए? T3 विल बी इक्वल टू R के ऊपर एक छोटा पावर, 3 से एक छोटा पावर, AR²। ट्रिक समझ में आया? ट्रिक समझ में आया? T1 क्या होगा? ऑब्वियसली A हो जाएगा, ठीक है। और T2 क्या होगा? 2 लिखा है तो एक छोटा पावर, यानी कि AR। और T4 क्या होगा? एक छोटा पावर, यानी कि क्या? AR³। एक बार लिख लेते हैं, T3 - T1 क्या होगा? AR² - A इज इक्वल टू 9। और नीचे में क्या आएगा? T2 - T4। मैं क्या कर रहा हूं? दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। समझ में आया? तो T2 - T4 क्या होगा? AR - AR की पावर 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 80। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? तो इससे एक फायदा क्या होगा? सारे A कैंसल हो जाएंगे। देखिए सारे A कैंसल हो जाएंगे, A और A। समझ में आया? और ऊपर बनेगा R² - 1, नीचे बनेगा R × 1 - R³। देखिए ऊपर क्या बनेगा? R² - 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा? R कॉमन लेकर, ओ सॉरी यहां पे 4 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, यहां 4 नहीं है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, AR³। यहां पे T4 निकालना था, T4 AR³ होगा, ना कि क्या? ना कि क्या? AR4 नहीं, वो मैंने गलती से लिख दिया। आपको हो सकता, आई होप आपको चेंज समझ में आ गया। ये T4 डालना था, मैंने AR³ की जगह AR4 डाल दिया था, ठीक है। वो एक छोटी सी गलती, आप उसको प्लीज चेंज कर लीजिए। चलिए तो अब यहां से क्या आएगा? नीचे से भी क्या आएगा? R कॉमन लेके 1 - R² बनेगा,
and that should be equal to what 9/18, that is half. समझ में आया? समझ में आया क्या किया हमने? समझ में आ गया? देखिए फिर से बता देता हूं, T3 माइनस T1 बोला था 9 एंड T2 माइनस T4 बोला था 18, तो हमने क्या किया, दोनों को लिखा एज इट इज और फिर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे सारे ए कैंसिल हो गए, ये ऊपर बचा आर स्क्वायर माइनस 1, नीचे बचा आर माइनस आर क्यूब, तो मैंने आर कॉमन लेके लिख दिया आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ इसको ऐसे लिखने का कि ये और ये कैंसिल हो गए, सिर्फ एक माइनस साइन इधर आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों कि 1/r इज इक्वल टू माइनस हाफ, दैट मीन्स r इज इक्वल टू क्या, -2। r आ गया -2। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है फाइंड 4 नंबर्स हमें निकालना है। हमें r मिल गया है, अब हम किसी एक में रख के क्या निकाल लेंगे, हम a निकाल लेंगे। तो हम ये पहले वाले में रख लेते हैं ar स्क्वायर माइनस a में, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें रखेंगे ar, माफ करिएगा, ar स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, ar स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 9, तो हमें r तो पता है, ये बन जाएगा 4a माइनस a इज इक्वल टू 9, ठीक है। और यहां से a क्या आ जाएगा, 3 a आ गया 3, r आ गया -2। अब सारे टर्म्स निकाल लीजिए, क्या क्या निकालना है, T1 T2 T3 T4। चलिए तो T1 निकालेंगे, तो T1 इज इक्वल टू a, सो दैट इज इक्वल टू 3। T2 is equal to what? AR. So that will be equal to क्या? 3 into -2, that is -6. T3 क्या होगा? T3 क्या होगा? AR square. So R क्या है? 4 into 3 क्या? 12. और अगला वाला क्या है? T4, that is equal to what? AR cube. And so R cube क्या होगा? -8 into 3, -24. And this is your answer. समझ में आ गया? अब ये देखिए, एक टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फिर अगला टर्म नेगेटिव, ठीक है, फिर अगला टर्म पॉजिटिव, ठीक है, फिर अगला टर्म नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू व्हाट, दैट हैपनिंग ड्यू टू व्हाट, ये -2 होना, इसका -2 होना। इसीलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको लगा होगा कि भाई जो थर्ड टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म से बड़ा है, ये समझ में आता है, T3 माइनस T1 9 है, ये तो समझ में आता है, बट अगले स्टेप में ये सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से बड़ा कैसे हो गया, ये सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से बड़ा कैसे हो गया एकदम से, दैट हैपेंड बिकॉज ये जो इवन पावर्स वाले नंबर हैं, जो इवन पावर्स वाले नंबर हैं, इनका जो r है वो ऑब्वियसली जो इवन नंबर है, जो इवन जैसे T2 T4 T6, इनका जो r के ऊपर पावर होगा वो किस में होगा, वो होगा ऑड पावर होगा। ऑड पावर होने के कारण हमेशा वो नंबर नेगेटिव आएंगे, और नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो ऑब्वियसली छोटा होता है, यानी कि -24 हमेशा -12 से छोटा होगा। नेगेटिव नंबर में मैग्नीट्यूड जितना बढ़ता है उतना वो नंबर छोटा होता जाता है। तो वो चीज अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते समय क्लिक किया, अरे यार ये T2 तो ठीक है, ये T2 तो बड़ा है, ये T3 कैसे छोटा हो गया, ये T4 एकदम से बड़ा हो गया, ये T2 एकदम से छोटा हो गया, ये चल क्या रहा है। T3 माइनस T1 तो समझ में आया होगा, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आप इतना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको क्लियर हुआ होगा कि T3 तो T1 से बड़ा है, समझ में आया। लेकिन ये T2 T4 से कैसे बड़ा हो गया, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस R बीइंग नेगेटिव, ठीक है, R बीइंग नेगेटिव। और इसके कारण जो इवन T2 T4 T6 इनके जो R पे पावर होता है वो ऑड होता है, क्योंकि एक छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएंगे, और जितने भी ऑड नंबर वाले टर्म्स हैं उनके R के ऊपर पावर इवन होता है, तो वो सारे पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने खाली स्लाइड छोड़ी थी। अब आ चुके हैं आज के लास्ट उस स्लाइड पे, जो कि होती है हमारी घर की दाल। और आपको इसका जवाब कैसे देना होता है, घर की दाल A बराबर, समझ में आया, घर की दाल A बराबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब समझो इनफाइनाइट, सर ये क्या बोल दिया आपने, इज 15। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 15, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का जो सम है वो 15 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द सीरीज, आपको सीरीज निकालिए। अब देखो डरना मत, ये इनफाइनाइट टर्म्स तो सर आपने पढ़ाया नहीं है, बिल्कुल ये एक हेड स्टार्ट है जो मैं आपको देकर जा रहा हूं। आपके अंदर वो जज्बा अगर है कि भाई मैं
पढ़ के देखता हूं, सर के पढ़ाने से पहले एक बार इनफाइनाइट सम पढ़ के देखता हूं जीपी का होता क्या है। सब इतनी तारीफ करते, इतना बोलते हैं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो प्लीज इसको पढ़ के रखना, और नेक्स्ट उसमें हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे, और जीपी को और अच्छे समझेंगे, और एएमजीएम को भी, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आएगा क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। तो काफी सारी चीजें भी बची हुई हैं। आई होप इस लेक्चर से आपको काफी फायदा हुआ होगा और चुंबक चिपक रहा होगा। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो कमेंट सेक्शन में घर की दाल का आंसर मुझे चाहिए। नेक्स्ट उसमें हम अच्छे से इसको डीप में डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी अच्छे शब्दों के साथ कि आप अपना जज्बा बरकरार रखे हुए और चुंबक चिपकाएंगे, इन अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।